अब देखो बच्चों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। इस टॉपिक में हम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन मींस डाइएजोटाइजेशन जो रिएक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट एंड जो भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिशन्स में होते हैं, एक्सरसाइज में होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट तो देखो बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट C6H5N2X, यहाँ जो X ग्रुप है ये हैलाइड हो सकते हैं, जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट ग्रुप हो सकता है, सल्फेट, परक्लोरेट और BF4- इस तरह के आयंस हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पर लिया है डाइएजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन। इस डाइएजोनियम सॉल्ट को जिस रिएक्शन से या जिस मेथड से प्रिपेयर्ड किया जाता है उस रिएक्शन को बोला गया है डाइएजोटाइजेशन। ओके, तो देखो बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के पर लोअर टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या हम ये कहें 273 केल्विन पर ही क्या है ये स्टेबल होते हैं। इसीलिए इनकी जब प्रिपरेशन की जाती है तो टेम्परेचर भी बहुत ही लो मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा जाता है। ओके, तो देखो प्रिपरेशन क्या है, यहाँ पर NaNO2 सॉल्ट लिया जाता है, HCl ले लें तो HNO2 प्लस NaCl। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि डाइएजोटाइजेशन जो रिएक्शन है इसमें नाइट्रस एसिड की रिएक्शन है और नाइट्रस एसिड स्टेबल नहीं है, उसको प्रिपेयर्ड करके नहीं रखा जाता। इसकी जरूरत जब होती है तब इसका प्रिपरेशन कर लिया जाता है। तो NaNO2 प्लस HCl, तो HNO2 प्लस NaCl। फिर यहाँ लेंगे हम एरोमेटिक अमाइन मींस एनिलीन NH2 प्लस नाइट्रस एसिड, हम इसको ऐसा लिख दें, प्लस HCl। यहाँ पर जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड 273 से 278 केल्विन के बीच रखा जाता है। ये एक लो टेम्परेचर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों जो डाइएजोनियम सॉल्ट है बहुत ही लो टेम्परेचर में स्टेबल है। हाई टेम्परेचर हो जाए तो फिर ये एक्सप्लोसिव हो जाते हैं। ओके, तो इनकी रिएक्शन में हम इसको इस तरह से और यहाँ से हम H2O का रिमूवल कर दें तो हमारे पास आएगा C6H5N2 एंड Cl माइनस प्लस 2H2। हम इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। मैंने यहाँ पर जो सॉल्ट लिया है बेंजीन डाइएजोनियम का वो है क्लोराइड सॉल्ट। अगर आप यहाँ ब्रोमाइड का यूज करें तो ब्रोमाइड सॉल्ट आ जाएगा, यहाँ पर आप नाइट्रिक एसिड का यूज कर देंगे नाइट्रेट आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे हैलाइड की जगह सल्फेट आ जाएगा। तो ये जो बना हमारा यही है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके, यहाँ तक आप प्रिपरेशन समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि यहाँ पर एनिलीन, ये क्या है बच्चों, एनिलीन एरोमेटिक अमाइन, नाइट्रस एसिड और HCl, जो बचा हुआ HCl है उसकी रिएक्शन से बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यहाँ तक आप समझ गए अच्छी तरह से। अब देखो बच्चों, मैं इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बता दूँ। आपने देखा कि ये एक प्राइमरी अमाइन और नाइट्रस एसिड की रिएक्शन से बनने वाला सॉल्ट है, तो इसका मतलब है कि प्राइमरी अमाइन में हम एलिफेटिक भी ले सकते हैं, बट ये ध्यान रखें कि जो एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और इसलिए जो एलिफेटिक अमाइंस हैं उनके डाइएजोनियम सॉल्ट नहीं लिए जाते, मींस नहीं प्रिपेयर किए जाते क्योंकि वो एक्सप्लोसिव है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें एक टर्म आ रहा है डाइएजोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जैसा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो
अमोनियम क्लोराइड जैसा होता है। मींस ऐसे देखें हम इसको कि ये है हमारे पास बेंजीन एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है क्लोराइड, या आप जो भी ले सकते हैं सल्फेट नाइट्रेट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है, ओके, यहाँ पर हम वैसे ही समझे और यहाँ पर हम Cl लगा दें, तो ये अमोनियम सॉल्ट है। यहाँ पर हम R ले लें अभी ऐसे, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी हो सकता है। तो जैसे अमोनियम हैलाइड का जो स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन प्लस फॉर्म में है, इसलिए इसको अमोनियम या कहें कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। ये जस्ट ऐसा ही नाइट्रोजन इस सॉल्ट में है, इसलिए इसके नेम में आता है डाईएजोनियम। डाई मतलब दो, एजोनियम एजो नाइट्रोजन, यम पॉजिटिव चार्ज वाला इसमें नाइट्रोजन है। ओके, अब यहां पर आ जाते हैं कि ये स्टेबल कैसे है। देखो, अगर हम एलिफैटिक अमाइन की बात करें तो एलिफैटिक अमाइन इस तरह से है और ये तुरंत ब्रेक हो जाते हैं और ये R+ प्लस N2 प्लस X ये ज्यादा स्टेबल हो गया यहाँ पर, जबकि यहाँ पर ये अनस्टेबल है। ओके, और यहाँ पर अब चाहे X हो, OH माइनस हो, जो भी ग्रुप है यहाँ पर इस तरह के, उनके साथ ये सॉल्ट बना देता है, या अगर वाटर है तो अल्कोहल बना देता है। जो एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट है वो अनस्टेबल होते हैं और तुरंत अपना नाइट्रोजन को रिलीज कर देते हैं और या तो अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं या जो भी उन्हें न्यूक्लियोफाइल वहां मिल जाए उसके साथ एक कंपाउंड बना देते हैं। बट यहां पर देखना है हमें कि स्ट्रक्चर तो ये है इसका। यहां पर आप नाइट्रोजन क्वाटरनरी फॉर्म में दिख रहा है, इसीलिए इसको हम अमोनियम बोलते हैं। दूसरा है कि अब इसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है। तो देखो बच्चों, जो अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि अमोनियम सॉल्ट की स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, तो वो है क्या, रेजोनेंस। देखो कैसे रेजोनेंस आता है इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पर इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ जुड़ जाता है। मींस हम ये कहें कि जो अमोनियम सॉल्ट है यहाँ पर, ओके, तो ये किस तरह से रेजोनेंस करता है, तो ये बॉन्ड इधर और ये इधर। ऐसे में आप देखोगे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ये और एक बॉन्ड के कारण माइनस, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ऐसे ही इसमें और आगे रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है और बेंजीन रिंग है, इसमें इस तरह से एक डबल बॉन्ड का नेचर बना रहता है। क्या बना रहता है, डबल बॉन्ड का नेचर। मींस यहां पर हम कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है आप देख रहे हैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरी रिंग में, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये इस तरह से और यहाँ नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पर जो है ये वाला, ये पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर आ जाता है। समझ गए बच्चों? और ये डबल बॉन्ड नेचर लो टेम्परेचर पर जो है स्टेबल है, कम ताप पर स्टेबल है, लो टेम्परेचर। और यही रीजन है कि यहाँ से N2 जैसे कि एलिफैटिक होते हैं, एलिफैटिक अमाइंस में अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट की बात करें तो इनमें इस तरह का रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ओके, नॉट पॉसिबल। और यही रीजन है कि ये तुरंत एक नाइट्रोजन इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा और ये गैस के फॉर्म में निकल के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ कोई डबल बॉन्ड नेचर नहीं आ सकता क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो सकता। बट डाइजोनियम सॉल्ट में बेंजीन रिंग रेजोनेंस करता है, जिसके कारण नाइट्रोजन और रिंग के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड का नेचर आ गया। और यही रीजन है कि नाइट्रोजन इसी लो टेम्परेचर पर रिलीज नहीं होती। बट अगर हम हाई टेम्परेचर रखते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या होगा, अपना नाइट्रोजन रिलीज करेगा और इस तरह से वो अनस्टेबल हो जाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें।
अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं डायजोनियम सॉल्ट की प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई हैं कि जो डायजोनियम सॉल्ट है ये आयोनिक कंपाउंड है। सो कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, रेडियली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में कंप्लीट सॉल्युबल होता है, एंड स्टेबल इन कोल्ड वाटर। अगर कोल्ड वाटर है तब तो वो सॉल्ट के फॉर्म में बना रहेगा, कोई रिएक्शन वाटर के साथ नहीं करता। बट अगर हम इसे गर्म कर दें, वार्म कर दें, वाटर को हीटेड कर दें, तो फिर इसकी रिएक्शन हो जाती है वाटर के साथ। समझ गए बच्चों कि रंगहीन क्रिस्टल ठोस है, जल में शीघ्रता से घुल जाता है, ठंडे जल में स्थायी है, किंतु गर्म जल से क्रिया कर लेता है। तो ये तो कुछ सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब देखो जो मेन है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ध्यान रखें कि जो डायजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन जो है एरोमेटिक रिंग होती है, उन समस्त जितने भी ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और फंक्शनल कंपाउंड्स हैं, इन सब का एक बेसिक कंपाउंड डायजोनियम सॉल्ट होता है। मींस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से हम जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, चाहे वो हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में हों, चाहे फंक्शनल कंपाउंड्स के फॉर्म में हों, इनका सिंथेसिस किया जाता है। और यहाँ पर जो डायजोनियम सॉल्ट की बेंजीन रिंग है वो एरोमेटिक कंपाउंड की सबसे बेसिक बेंजीन रिंग होती है, मतलब बेसिक यूनिट बन जाती है, और इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस की जाती है। ओके, तो यही लिखा है कि डायजोनियम सॉल्ट इज द बेसिक कंपाउंड फॉर सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स because it gives nucleophile substitution reaction with nucleophile and form aromatic compound। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि जो एरोमेटिक जो डायजोनियम सॉल्ट है उसका N2X जो ग्रुप है ये हटता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे आ जाता है, चाहे वो OH माइनस के फॉर्म में हो, NH2 हो, NO2 हो, हैलाइड हो, साइनाइड हो, आयोडाइड हो, फ्लोराइड हो, इस तरह के ग्रुप सब्सटीट्यूट हो जाते हैं। और बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट एरोमेटिक कंपाउंड की सिंथेसिस करता है। तो समझिए बच्चों कि डायजोनियम लवण एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण का आधार यौगिक होता है। यह नाभिक स्नेही समूहों के साथ प्रतिस्थापन करता है तथा एरोमेटिक यौगिक बना लेता है। देखो मैं इसको समझाता हूँ आपको किस तरह से। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेंगे जो डायजोनियम सॉल्ट में आती हैं। ओके, उन रिएक्शन को एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि डायजोनियम सॉल्ट एक एरोमेटिक यौगिकों का बेसिक कंपाउंड कैसे है, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये है हमारे पास N2Cl। ओके, तो ये पूरा ग्रुप हट जाता है बच्चों, और यहाँ पर कोई भी एक जो ग्रुप है, जो हम ये कहें कि एक ऐसा ग्रुप जैसे कि OH माइनस है, H माइनस है, हैलाइड्स है, नाइट्रो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, ओके, फ्लोराइड ग्रुप है, क्लोराइड ग्रुप, मतलब हैलाइड तो लिखी मैंने। तो ये इस तरह के ग्रुप और भी बहुत सारे हैं, इनको हटा के और अपने आप को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से ग्रुप आ गया, N2 अलग हो गया, X अलग हो गया। तो ये क्या बन जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड। मैं एक सिंपल वे में समझा रहा हूँ बच्चों, कुछ मैकेनिज्म है तो यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्म में भी, इसमें न्यूक्लियोफाइल, तो लेकिन मैं ये बता दूं कि ये पूरा ग्रुप हट जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड इसके साथ हटेगा और ये ग्रुप यहाँ अटैक कर देता है। समझ गए? और इस तरह से हम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर सकते हैं। देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताता हूँ जिनमें एरोमेटिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस होती है। ओके, सबसे फर्स्ट है substitution of N2X by halide। समझ गए बच्चों कि हैलाइड ग्रुप से जो है कैसे सब्स्टिट्यूट होता है। तो इसमें बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं, इनमें से एक है सैंडमायर रिएक्शन, जो कि आपने पढ़ी भी है, हेलोएल्केन्स में बताई थी मैंने, हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन में सैंडमायर रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है इस रिएक्शन में कि यहाँ पर हम लेंगे डायजोनियम सॉल्ट, ये है हमारे पास N2Cl प्लस माइनस, यहाँ पर क्यूप्रस हैलाइड लेते हैं, क्यूप्रस हैलाइड में जैसे कि Cu2Br, ओके, और इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हैलोजन एसिड।
तो आप देखोगे कि ये ग्रुप यहाँ आएगा और ये पूरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब यहाँ का जो हैलोजन है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ 2 मोल्स ले लें तो हमारे पास इस तरह से 2 मोल्स क्या बन गए, ब्रोमाइड के, ठीक है। ये है बेंजीन ब्रोमाइड वाला, ओके, ब्रोमोबेंजीन। और यहाँ पर अब रिमूव हो गया C2Cl2 प्लस N। तो आप देख रहे हैं कि ये ब्रोमाइड इस पूरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ये क्या बन गया बच्चों, ब्रोमोबेंजीन। एक तो ये रिएक्शन है, जस्ट ऐसा ही यहाँ पर हम N2Cl प्लस Cu2Cl2 ये यूज करें, यहाँ पर HCl का यूज करेंगे तो हमें मिलेगा इस तरह से Cl प्लस Cu2Cl2। ध्यान रखें कि ये जो Cl है मैं इस तरह स्टार लगा दूं तो यहाँ आ गया प्लस N2, तो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। तो ये दोनों रिएक्शन क्या है, सैंडमायर रिएक्शन, जो कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की प्रिपरेशन में यूज होती है। तो आप देख रहे हैं कि N2Cl का सब्स्टिट्यूशन किससे हो रहा है, हैलोजन से। और भी देखो हैलोजन से और किन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसमें गेटरमैन रिएक्शन होती है, समझे ना, जो गेटरमैन रिएक्शन है उसमें भी हैलोजन ही आता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर सैंडमायर रिएक्शन और इस गेटरमैन रिएक्शन में। देखें हम कि क्या डिफरेंस आपको दिखता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ CuHCl ले लें या फिर हम CuHBr ले लें, ओके, थोड़ा सा करेक्शन है, उसमें Q प्लस हैलाइड डायरेक्ट दिया जाता है, यहाँ कॉपर और हैलोजन एसिड। अगर आप ये यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, क्लोरोबेंजीन एसिड प्लस N2 प्लस HCl। ये वाला क्लोराइड जो है वो HCl वाला है। जस्ट यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, Br प्लस N2 प्लस HCl। तो ये गेटरमैन रिएक्शन है जिसमें कि N2Cl का जो सब्स्टिट्यूशन है वो हैलाइड ग्रुप द्वारा हो रहा है। सैंडमायर रिएक्शन में Q प्लस हैलाइड और हैलोजन एसिड लेते हैं, यहाँ पर कॉपर और हैलोजन एसिड लिया गया है। करस्पॉन्डिंग जो भी आप हैलोजन एसिड लेंगे वहीं पर यहाँ पर हैलोजन ग्रुप आ जाता है, ओके। एक और रिएक्शन देखो जिसमें फ्लोराइड से सब्स्टिट्यूशन होता है और उस रिएक्शन का नेम क्या है जानते हो, ये आ भी चुका है, मैंने हैलोवेरिन्स में बताया था कि जहाँ पर, तो यहाँ हम एक रिएक्शन है बाल्ज-सीमान रिएक्शन, ओके। इसमें क्या होता है कि ये है हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को किसके साथ ट्रीट किया जाता है बच्चों, HbF4 के साथ प्लस HbF4। पहले ये HCl का रिमूवल हो गया, एसिडिक नेचर है इसका, तो यहाँ पर ये आ गया N2VF4 और यहाँ क्या रिलीज हो गया, HCl। फिर ये आगे जो है डिकम्पोज हो जाता है और चेंज हो जाता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लोराइड प्लस BF3 प्लस N2। ये क्या बन गया हमारा, क्लोरोबेंजीन। तो डाइजोनियम सॉल्ट से आप देखें कि कौन कौन से कंपाउंड्स बन रहे हैं आपके पास, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोरोबेंजीन। जस्ट ऐसा ही, ठीक है, अगर हम एक डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे करा दें, KI से, ओके। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, KI से, तो हमें मिल जाएगा आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन कैसे, यहाँ आयोडीन आ जाएगा प्लस KCl प्लस क्या, N2। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी हैलाइड्स हैलोएलिन्स हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इन सब की प्रिपरेशन हम डाइजोनियम सॉल्ट से कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन का सैंडमायर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन से, बाल्ज-सीमान रिएक्शन से हम किसका सिंथेसिस कर सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन का, और KI से रिएक्शन करा दें तो हमें क्या मिलेगा, आयोडोबेंजीन। तो ये है हमारा आयोडोबेंजीन। तो आप देख रहे हैं कि पहला सब्स्टिट्यूशन मैंने N2Cl का बताया, किससे, हैलोजन ग्रुप से। तो इस तरह से हैलोवेरिन्स की प्रिपरेशन में यूज होता है। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ बेंजीन। समझिए बच्चों, इसका सिंथेसिस बेंजीन का मींस जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ N2Cl बाय H-, इससे करना है हमें H-। तो देखो किस किस से हो सकता है,
एक यूज होता है H3PO2 प्लस H2O, इनसे बन जाता है H3PO3 प्लस 2H। ओके, फिर यहाँ पर हम ले लें क्या N2Cl प्लस 2H। तो यहाँ से इस रिंग में N2Cl हट जाएगा और H आ जाएगा और प्लस N2 और प्लस क्या HCl। ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, बेंजीन। तो हम इससे भी बेंजीन बना सकते हैं। जस्ट ऐसा ही रिएक्शन किसके साथ करा दी जाए, इथाइल अल्कोहल। ओके, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इथाइल अल्कोहल मींस ये है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, एक H यहाँ एक यहाँ आ जाएगा और ये चेंज हो जाएगा तो बेंजीन में H प्लस N2 और प्लस क्या HCl प्लस CH3CHO। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या बन गया, बेंजीन। तो फास्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड की रिएक्शन करा दे डाइजोनियम सॉल्ट से तो बेंजीन बनता है। डाइजोनियम सॉल्ट की इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करा दे, समझ गए बच्चों, तो भी क्या बन गया आपके पास, बेंजीन बन गया। तो यहाँ पर जो N2Cl ग्रुप है इसका सब्स्टिट्यूशन किससे हो रहा है, H से। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ बेंजीन का भी सिंथेसिस होता है, हेलोएरिन्स हो गए, बेंजीन हो गया। अब जो फिनॉल की सिंथेसिस करनी है तो क्या करें, वैसे हम इस रिएक्शन को फिनॉल वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं कि हमें फिनॉल की सिंथेसिस करनी है तो हम क्या करें, तो यहाँ पर हम फिनॉल की रिएक्शन लेनी है हमें, सॉरी वाटर के साथ रिएक्शन H2O वेपर प्रेजेंस होती है H2SO4। तो यहाँ से कि हम वाटर को ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, प्लस ये माइनस, तो ये ग्रुप इधर और ये ग्रुप बाहर। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या मिल जाएगा, OH प्लस N2 प्लस HCl। तो ये क्या बन गया, फिनॉल। समझ गए ना। तो इस तरह से फिनॉल की सिंथेसिस की जा सकती है। और देखो आप, अब मैं कुछ और सिंपल रिएक्शंस लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हम ऐसा ले लें डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, मैं इसको सॉल्ट में ऐसे लिख दूँ, जो कि आपने पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पर अगर हम KSH से रिएक्शन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर थायोफिनॉल, ये हो जाएगा KCl प्लस N2। ये क्या है, थायोफिनॉल। ओके, यहाँ पर अगर हम NaNO2 और HBF4 इसकी प्रेजेंस में इससे रिएक्शन करा दें तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या, NO2 माइनस प्लस, आप ये समझ रहे हैं कैसे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, और HCl NaCl प्लस NaCl। ओके, और देखो आप अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3 इससे रिएक्शन कराई जाती है तो एनिलीन बनता है। तो ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन। यहाँ NH2 ग्रुप आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एनिलीन। समझ गए ना। तो एनिलीन का सिंथेसिस हो सकता है। और रिएक्शन करा दें बेंजीन से C6H6 और NaOH की प्रेजेंस में तो बनता है C6H C6, ये इस तरह से। तो ये जो कंपाउंड बना ये है क्या, बाइफेनिल, या बाइफेनिल भी कह सकते हैं। तो बाइफेनिल कंपाउंड। ओके, तो ये है सिंपल रिएक्शन जिनमें आपने देखा कि डाइजोनियम सॉल्ट का N2X ग्रुप क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और इस तरह से आपने देखा नाइट्रो बेंजीन एनिलीन इस तरह की कंपाउंड। साइनोबेंजीन बनाना है तो साइनोबेंजीन बना सकते हैं। यहाँ पर किससे रिएक्शन करानी होगी बच्चों, साइनोबेंजीन लाना है हमें तो KCl से रिएक्शन करा। कौन सा ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर, साइनाइड ग्रुप। क्या निकल जाएगा, KCl प्लस N2। अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड। अगर हम इसका रिडक्शन करा दें LiAlH4 से तो आप देखें बेंजाइल हमें मिल जाएगा यहाँ पर CH2 NH2 इस तरह से। समझ गए ना, साइनाइड ग्रुप CH2 NH2 में हाइड्रोलाइज्ड हो जाए तो ये बन जाएगा। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए, समझ गए ना, तो यहाँ पर बेंजामाइड मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, CONH2 इस तरह से। तो यहाँ पर N2Cl का सब्स्टिट्यूशन KCl से हो रहा है। आप देखते हैं कि इसका रिडक्शन करा दें तो क्या बनेगा। तो देखो अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं
ओके, इसकी प्रेजेंस में अगर हम इसका रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करा दें, SnCl2, तो ये देखो क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास ये है और SnCl2 HCl, तो ये चेंज हो जाता है। यहाँ पर बच्चों ये रिंग में N2 नहीं हटता बल्कि इस तरह से एक कंपाउंड में चेंज होता है प्लस HCl, और ये जो बना इसको बोलेंगे क्या, फिनाइल हाइड्रोजाइन। समझ गए? तो SnCl2 से ये रिड्यूस होके और फिनाइल हाइड्रोजाइन में चेंज हो जाता है। ओके, पहले आप इन रिएक्शंस को लिख लें और आगे मैं फिर आपको कुछ रिएक्शंस और बताता हूँ कपलिंग रिएक्शन के बारे में, तो यहाँ हटाएं। अब देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट कपलिंग रिएक्शन के बारे में मैंने पूरी डिटेल में अलग से कपलिंग रिएक्शन बताई है, फैक्टर फैक्टिंग बताई है, यहाँ फिर से बता दूँ मैं। ओके, कपलिंग रिएक्शन, तो यहाँ पर जो है फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोडाइज, क्या बनेगा, एक डाइज बनता है एजोडाइज। कौन सा एजोडाइज, बल्कि हम ऐसा लिखेंगे एजोडाइज। देखो कैसे, जैसे फर्स्ट है कि यहाँ पर हम क्या है, ये है हमारे पास डाइएजोनियम सॉल्ट। ध्यान रखें ये किसकी तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, प्लस यहाँ पर अब आपने यहाँ पर सपोज OH लिया है, तो ये है यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफाइल। तो इस प्रोसेस में ये रिमूव होगा इससे। यहाँ का pH लगभग 10 रखा जाता है, मीन्स NaOH का मीडियम लिया जाता है। तब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ N डबल बॉन्ड N और यहाँ क्या आ जाएगा OH। तो ये है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ध्यान रखें यहाँ पर ये क्रोमोफोर है, इसी के कारण कलर आता है क्रोमोफोर, और यहाँ पर ये क्या होता है बच्चों, ऑक्सोक्रोम, जो कि कलर को और डार्क कर देता है। तो ये एक डाइज है, ये क्या है, एक डाइज है। जस्ट ऐसा ही अगर हम एनिलीन के साथ इसकी रिएक्शन लेते हैं, ओके, तो यहाँ पर भी एनिलीन एक न्यूक्लियोफाइल होता है और ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ध्यान रखें ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी। तो यहाँ से ये रिमूव होगा, यहाँ का pH लगभग 5 HCl लिया जाता है और यहाँ क्या बन जाएगा देखो आप, तो यहाँ पर हो जाएगा NN और यहाँ पर NH। तो ये है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ओके, ये भी क्या है, डाइज। तो ध्यान रखें कि इस रिएक्शन का जो रेट है बच्चों, उस पर क्वेश्चन आता है कि किस में ज्यादा होगा और किस में कम होगा। इसमें पहले 2 रिएक्शन और लिख दूं मैं, फिर मैं आपको इसका रेट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। कब रेट इसका फास्ट होगा, क्योंकि साथ ये डाइजो कपलिंग रिएक्शन जो है फास्ट होगी, कब स्लो होगी। जस्ट ऐसा ही एक कंपाउंड होता है SO3N, यहाँ पर हम ले लेंगे N2Cl, पैरा जो है सल्फोनेटेड डाइजोनियम सॉल्ट है, प्लस H और यहाँ पर NCH3OH। ओके, इस रिएक्शन में ये रिमूव होगा, तो यहाँ पर NaO3S, यहाँ पर आ जाएगा क्या, N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर होगा NCH3OH। ये निकल गया HCl। ये जो बनता है इसे क्या बोला जाता है, मिथाइल ऑरेंज। क्या है बच्चों, ये मिथाइल ऑरेंज, जो कि एसिड बेस इंडिकेटर है। ये कैसा है, एसिड बेस इंडिकेटर। समझ गए ना? जब इसका pH 3 से नीचे चला जाता है तो ये रेड कलर में आ जाता है, मींस स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में टाइट्रेशन किया जाए बेस का। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड बेस दोनों में से किसी का भी यूज कर लें, बेसिक मीडियम में येलो और बेसिक मीडियम में येलो होता है और एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर देता है। तो इस तरह से मिथाइल ऑरेंज के साथ इसकी रिएक्शन हो गई। जस्ट ऐसा ही एक और है बीटा नेप्थॉल के साथ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कि C6H5N2Cl+। ये है हमारे पास बीटा नेप्थॉल।
इसमें यहाँ से रिमूव होता है और यहाँ क्या आ जाएगा C6H5 ओके। तो ये भी एक क्या है बच्चों, डाइज है। ये भी क्या है, एक डाइज है। बीटा नेप्थॉल जो है फिनाइल एजो बीटा नेप्थॉल, इसका नाम है फिनाइल एजो बीटा नेप्थॉल। तो ये भी एक क्या है, डाइज। समझ गए। अब आता है कि ये रिएक्शन किस तरह से होती है, कौन इलेक्ट्रोफाइल क्यों है और न्यूक्लियोफाइल क्यों। तो ध्यान से देखें आप कि यहाँ पर जब हम फिनॉल यूज करते हैं, ओके, तो हम जानते हैं कि बेसिक मीडियम में फिनॉल जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड है। और इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ माइनस चार्ज, या फिर और पैरा पोजीशन में माइनस चार्ज लगा, ओके। यहाँ पर ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, बाद में आप उसका तो ये यहाँ पर एक क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर आपने क्या लिया, N2, यहाँ हम इसको ऐसा ले सकते हैं N ट्रिपल, ओके। तो ये है आपके पास। तो यहाँ पर डाइहाइड्रोनियम सॉल्ट जो है ये हो गया आपके पास, और यहाँ पर आ गया आपके पास ये फिनॉल ग्रुप जिसमें कि नेगेटिव चार्ज है, ऐसा ले लें हम OH+। तो ये जो है पूरा का पूरा, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है आपका, देख रहे हैं आप कि यहाँ से ये तो इधर शिफ्ट हो गया, तो ये इसका पॉजिटिव चार्ज के कारण, मतलब यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ आएगा, इस नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर इस तरह से N लोन क्या हो गया, ये है, और यहाँ पर OH+, बस यहाँ बेस की प्रेजेंस में ये प्रोटॉन रिमूव होगा, ओके। और हमारे पास ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड, और ये इसकी मैकेनिज्म है। तो आप समझ गए होंगे, चाहे NH2 ग्रुप लगा दो, चाहे OH ग्रुप लगा दो, ये रिंग जो है क्या बन जाती है, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान रखें कि जो कपलिंग रिएक्शन का जो रेट है, अगर मैं ये कहूँ कि रेट ऑफ, यहाँ पर ऐसे देखना है कि रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन, समझ गए बच्चों, कपलिंग रिएक्शन का जो रेट है डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट, इतना सा ध्यान रखना है, डाइजोनियम सॉल्ट एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ, ठीक है, फिनॉल और एनिलीन, जो भी ग्रुप आपने यहाँ दिया। तो अगर आपको ऐसा देखें कि यहाँ पर N2 प्लस और यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, तो इसमें ज़्यादा फास्ट होगी कपलिंग रिएक्शन देन N2। यहाँ पर अगर हम बेंजीन रिंग रखें, और अगर यहाँ पर हम N2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो आप समझते होंगे, साइनाइड लगा दो, NO2 लगा दो, SO3H लगा दो, इस तरह के CHO लगा दो, COOH लगा दो, SO3N, ये ग्रुप लगा दो तो फास्ट होगी। और ये तो समझ रहे हो आप, OH है, NH2 है, R है, OR है। तो अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो फास्ट होगा कपलिंग रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करता है। समझ गए होंगे आप। ऐसे भी अगर मैं कहूँ एनिलीन और फिनॉल में किस में फास्ट होगा, तो ध्यान रखें एनिलीन में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, OH के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर भी ये कपलिंग का ऑर्डर होगा। तो यहाँ तक समझ गए आप कि कपलिंग रिएक्शन अगर आपसे पूछी जाती है तो इस तरह से कपलिंग रिएक्शन होती है, और कैसे इसका ऑर्डर आपको उसकी मैकेनिज्म बता दी मैंने। ओके, तो यहाँ तक थी कपलिंग रिएक्शन के बारे में। ओके, तो पहले थोड़ा सा रुकते हैं, फिर हम कुछ और भी रिएक्शंस देखेंगे।